हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 HR। तो आज हम अपने हिस्ट्री के सेशन में पढ़ने जा रहे हैं यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो इसी टॉपिक के अराउंड हमने कभी कभी सुना होगा कि भारत की खोज हुई, वास्को डी गामा भारत आया, और ऑन द अदर साइड हम लोग क्लेम करते हैं कि जो भारत का जो ट्रेड था पुराने टाइम में यूरोपीय देशों के साथ और पूरी दुनिया के साथ में था, ट्रेड डेफिसिट भारत के फेवर में रहता था और भारत दुनिया का 1/4 बेल्ट कंट्रोल करके रखता था। तो क्या ये सब बातें झूठी है? जो भारत की खोज ही अभी 15-16 सेंचुरी में हुई थी। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस को जानने का प्रयास करेंगे। तो ये भारत की खोज, ये वर्ड कहां से आया? इस क्वेश्चन का आंसर हमें सबसे लास्ट में मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोर और लेस एक ग्रामेटिकल मिस्टेक से और या किसी हिस्टोरिकल ब्लंडर से कहीं ज्यादा एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मतलब से उपजी एक समस्या है। इसको बाद में समझेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत का जो व्यापार था यूरोपीय देशों के साथ, वो बहुत टाइम पहले से रहा है। भारत का जो भारत का कॉटन तो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है, लेकिन उस टाइम पे भारत का जो कॉटन था ना पूरी दुनिया भर में छाया हुआ था। कुल मिला के सिचुएशन ऐसी थी कि भारत अगर कॉटन प्रोड्यूस ना करे ना तो पूरी दुनिया के पास कपड़े नहीं होंगे पहनने के लिए। मसाले, ओनली प्रोड्यूसर, मसाले सिर्फ भारत प्रोड्यूस करता था उस टाइम पे। तो जो मसाले होते थे पूरे विश्व बाजार में केवल भारत के मसाले बेचे और खरीदे जाते थे। ठीक है, इसके साथ ही विलासिता का सामान। विलासिता मतलब समझिए, विलासिता का मतलब होता है लग्जरी। ठीक है, महंगी महंगी चीजें, जैसे आजकल हम फरारी वगैरह जो होती है, ऑडी वगैरह, ये विलासिता के सामान में आती है, लग्जरी में आती है। तो इसमें विलासिता का सामान होता था कि महंगे कपड़े। महंगे कपड़ों में क्या होता था? बहुत सारी ज्वेल्स जड़े हुए होते थे उनमें। ठीक है, और एक जो सिल्क की जो कारीगरी उनपे की जाती थी। ठीक है, तो उन कपड़ों को काफी महंगा बनाया जाता था, ल्यूक्रेटिव दिखते थे, काफी अट्रैक्टिव दिखते थे। इसके साथ ही आभूषण, आपने पुरानी पिक्चरों में भी देखा होगा, हमारे जो महाराजा राजा रानियां होते थे कितनी सारी ज्वेलरी पहनते थे, इतने महंगे कपड़े, उनके अटायर्स बहुत महंगे होते थे। तो ये जो विलासिता का सामान होता था वो सिर्फ भारत में बनता था उस टाइम पे, कि बिकॉज ऑफ भारत, इंडिया जो था रिचेस्ट कंट्री था उस टाइम पे। टोटल दुनिया का जो टोटल वेल्थ होता था ना उसका 25% होल्ड करता था इंडिया। यानी कि अगर पूरी दुनिया के पास 100 रुपए थे ना, तो उन 100 रुपए में से 25 रुपए भारत के पास होते थे। यानी कि दुनिया में आज अमूमन देखा जाए तो 206 कंट्री है, 207 कंट्री है। तो 206 कंट्रियों में से 205 कंट्रीज के पास 75 रुपए होते थे और एक कंट्री के पास 25 रुपए होते थे, वो था इंडिया। ठीक है, क्योंकि उसका रीजन था कि इंडिया बेचता बहुत ज्यादा था, चीजों को इंपोर्ट इंडिया बहुत ज्यादा करता था, चाहे कॉटन हो, चाहे मसाले हो, चाहे विलासिता का सामान हो, कुछ भी मतलब उस समय का। हीरे वगैरह सब, हीरे मोती जवाहरात वगैरह सब यहीं से होते थे। तो यूरोप से ट्रेडर आते थे और ट्रेड करके अपने यहाँ पे जाके बहुत सारा पैसा कमा के ले जाते थे, या सामान यहाँ से खरीद के ले जाते थे और वहां ऊंचे ऊंचे दामों में बेचते थे। तो ये बात तो यहां से क्लियर होती है कि भारत वाज नॉट डिस्कवर्ड, भारत की कुछ खोज नहीं हुई थी। वो एक डिफरेंट सिनेरियो था जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्यों भारत की खोज उसको बोला गया। उसके लिए हम एक वर्ल्ड मैप का एक रफ ड्रॉ करते हैं। ये यूरोप है, ये एशिया है, ये हमारा इंडिया है। ठीक है, अब इंडिया में क्या है? सब कुछ है, मनी है, पैसा, कॉटन है,
मसाले हैं, महंगे सामान, ज्वेलरी, सब बिकता है यहाँ पे। मसालों में हल्दी, मिर्च, लौंग, काली मिर्च, सारा कुछ ये बेचते हैं, ठीक है। और इस रीजन में क्या था, आलू, पोटैटो वगैरह वगैरह, ये सारी मतलब पूरा एग्रीकल्चर फ्लोरिश करता था। एक आम आदमी को जो अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए जो कुछ चाहिए ना, वो सारा भारत प्रोड्यूस करता था। इसके साथ ही एक अमीर आदमी को अपनी लग्जरी पूरी करने के लिए जो कुछ चाहिए वो भी भारत में मिलता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मानी जाती है दुनिया में आज के टाइम पे और तब भी, ठीक है, कपड़ा। वो कपड़ा प्रोड्यूस करता था भारत। तो इतनी सारी खूबियां, इतना बड़ा मार्केट कि, और क्या कहते हैं, इतनी बड़ी इंडस्ट्री। तो यूरोप से ट्रेडर्स आते थे, ये पहले बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे, ये ट्राइब लोग थे, जो आज मतलब व्हाइट मैन सुप्रीमेसी आप देखते हो कि ये बड़ी बड़ी फिलॉसफी मारते हैं। कोई बड़े लोग नहीं थे, ये कोई इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे, ठीक है। पर जिस टाइम पे हम लोग हमारे यहाँ आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कर दी थी और बारहमीर वगैरह में बहुत सारी डिफरेंट खोजें की थी ना, एक ट्राइब्स में रहते थे, एक दूसरे का खून पीते थे, एक दूसरे को मार के खा जाते थे, ठीक है। तो एक ऐसा रिच कंट्री, तो ये लोग क्या थे, कोई प्रोड्यूस वगैरह तो करते नहीं थे। इनका काम क्या था कि आज इसमें ट्राइब्स में बटे हुए थे कि आज इसने इसका इलाका कब्जा लिया, आज इसने इसका इलाका कब्जा लिया। खाने के लिए क्या प्रोड्यूस तो कर ही नहीं रहे कुछ भी, एग्रीकल्चर। अरे जो कबीले ट्राइब्स हैं वो एक जगह टिक्के थोड़े ना रहेंगे। जब एक जगह टिक्के नहीं रहेंगे तो उनके पास लैंड नहीं होगा, एक स्थायी लैंड नहीं होगा कि पता चला आज तुमने इस लैंड पे कोई फसल बोई, कल वो किसी और ने इस पे कब्जा कर लिया। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जो एक ट्राइब वाला खाना बदल जीवन व्यतीत करते हैं और इस तरह की जिंदगी जीते हैं, तो उनके पास एग्रीकल्चर का कोई स्कोप होता नहीं है। दूसरा क्या है कि आज जिंदा है, कल किसी ने हमला कर दिया और मारे गए, तो इनके पास ज्यादा लग्जरी भी नहीं होती थी, ठीक है। तो उसी टाइम पे इस एरिया में एक वर्ग था, ठीक है। तो उसने इस चीज को नोटिस कर लिया। हम कह सकते हैं कि इनोवेटिव लोग थे वो और थोड़े नॉलेज वाले भी। तो उन्होंने कहा कि भाई एक इंडिया नाम का कंट्री है, सारी चीजें बेचता है जरूरत की, और इन लोगों को है जरूरत, क्यों ना वहां चले, सामान लेके आए और बेचे यहाँ पे। तो ये लोग लैंड रूट से इंडिया में आते थे सस्ते दामों पे, क्योंकि प्रोडक्शन ही इतना है, इतना मतलब जितनी लोगों को जरूरत नहीं है उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब भाई मान लो कि आप किसी फंक्शन में जाते हो, वहां लोग 50 ही आए और समोसे कितने 1000, तो इस फंक्शन का ऑर्गेनाइजर क्या कहेगा, भाई जितने खाने उतने खा लो, देना है दो, नहीं देना है मत दो। तो सेम भाई हाल उस समय इंडिया का था कि प्रोडक्शन इतना था ना, रिचनेस इतनी थी कि हर आदमी का, और इंडिविजुअल प्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं थी। आदमी के पास खुद के खेत होते थे इंडिया में, तो अपनी जरूरत की चीजें वो खुद उपजा लेता था, ठीक है। उसको कल्टीवेट करने के लिए कोई ट्रैक्टर वैक्टर या बैल वैल वहां से नहीं रहते थे। आप पुराने जमाने में आप देखो तो हर घर में 2 बैल और 1 हल जरूर होता था। तो कोई लागत जा ही नहीं रही है उनकी, सिर्फ प्रोड्यूस कर रहे हैं, और इतना प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनका साल भर का काम उनका तो हो गया, बेच भी रहे हैं। तो मतलब जरूरत से ज्यादा जब प्रोडक्शन हो रहा था, हमने कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई मसाले खरीदने हैं, हमने कहा बहुत पड़े हैं, ले जाओ, हमारा साल का कोटा तो पूरा हो गया, हमने स्टॉक कर लिया अपना। हमने कहा ठीक है यार, 25 पैसे ले जाओ और ले जाओ। 25 पैसे की चीज लेके जा रहे हैं और ये यहाँ पे 2 रुपए में बेच रहे हैं। कितना प्रॉफिट? 1.5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ऐसे कॉटन, इतना कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है कि मतलब अपनी बेसिक नीड तो पूरी हो गई, खाली पड़ा है कॉटन। हमने कहा कि ये लो ले जाओ, 1 रुपए में कॉटन दे देंगे। 1 रुपए का कॉटन 10 रुपए में ले जाके बेच रहे हैं। तो यहाँ पे क्या था, यूरोप में इंडिया की वजह से एक ऐसा वर्ग पैदा होने लगा जिसको इलीट वर्ग बोला जाता है, कि पैसा इन्होंने इतना कमा लिया, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहे हैं और 25 पैसे की चीज 2 रुपए में बेच रहे हैं, तो रिच तो होंगे ही होंगे। अब उसी टाइम पे क्या हुआ कि ये जो टर्क रीजन था, यहाँ पे टर्क एथनिसिटी के लोग रहते थे। अब चाहे जो भी रहा हो, कहा जाता है कि इनका यूरोपियंस के साथ राइवलरी थी, कुछ
एरियाज को लेके कुछ टैक्स के इशू भी बताते हैं। ये लोग यहाँ पे रूल करते थे, इन्होंने क्या करा, ब्लॉकेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जो यूरोपियन इधर से निकले ट्रेड लेके करके ना, सामान इंडिया से लेके लूट लो, और कुछ नहीं निकले तो मार दो। तो यानी कि एकदम कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया, यूरोप को इंडिया से काट दिया, यूरोप को इंडिया से काट दिया। अब इंडिया को इनकी जरूरत नहीं थी कभी भी यूरोप की, खरीदो नहीं खरीदो मत खरीदो, खाली पड़ा है बेच देंगे। क्योंकि इंडिया के पास क्या था, इंडिया के पास ये वैक्सीन था ना पूरा, इंडिया के पास मार्केट की कमी थोड़ा ना थी। इधर पर्सिया जिसको आज ईरान बोला जाता है, और ये तुम्हारे इधर भी टर्क एथनिसिटी के लोग रहते थे, इधर रूस था, मतलब इंडिया के पास मार्केट ही मार्केट था। उस समय बोला जाता है इंडिया के पास खुद की मतलब जो मर्चेंट शिप थे, तो इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर सब जगह इंडिया ट्रेड करता था। तो कुल मिला के बात ऐसी थी कि इंडिया को इनकी कभी जरूरत नहीं थी, इनको इंडिया की जरूरत थी। क्योंकि ये वर्ग इतना पैसा कमा के 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच के इतना लालची हो गया कि हमने कहा भूखे मरने की नौबत आ जाएगी यहां से। तो अब ये रूट हो गया ब्लॉकेज बिल्कुल। लेकिन अब जो आदमी 25 पैसे की चीज 2 रुपए में बेचता था, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचता था, तुम्हें लगता है उसको शांति मिलेगी यहाँ से इन चीजों से, कि मतलब इनका जो ट्रेड है वही बंद हो जाए, इनका प्रॉफिट है वही बंद हो जाए। तो इन्हीं लोगों ने कोशिश करी कि भाई कि नया ट्रेड रूट खोजो, नया ट्रेड रूट खोजो, कि इंडिया की जरूरत है, वरना तो मर जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो उसी इंडिया की जो थी ट्रेड रूट खोजने की, नए ट्रेड रूट की कोई नया रास्ता खोजो कि जो इंडिया तक हम लोग पहुंच पाए। अब क्या था कि आज के टाइम पे क्या था, इंडिया से ऐसे चले जाते हैं, पहले क्या था, ये पूरा रास्ता बंद था, लैंड था, इसी को काट के सुएज कैनाल बनाई गई आज, तो अब हम सीधे जा सकते हैं। तो इधर से इंडिया जाने का रास्ता था नहीं, तो इनको क्या था, इन्होंने सबसे पहले 1492 में, फैक्ट बताऊंगा साथ साथ नोट करते रहना है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा। तो 1492 में कोलंबस को भेजा कि जाओ इंडिया खोजो। कोलंबस निकला इंडिया खोजने, लेकिन इंडिया तो नहीं पहुंचा, ये पहुंच गया अमेरिका। तो कोलंबस ने इंडिया खोजने के चक्कर में अमेरिका की खोज कर मारी, कोई खोज वोज नहीं करी थी, पहुंच गया था ये। ठीक है, तो इनको नहीं पता था कि अमेरिका जैसी कोई चीज है, अमेरिकन को पता था कि हाँ हम अमेरिकन हैं, रेड इंडियंस हैं। ठीक है, तो 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, हालांकि वो निकला इंडिया को खोजने था। जब वो फेल हो गया, भाई वो अमेरिका पहुंच गया, उसके बाद 1400 उसके बाद और सारी खोजें हुई। ठीक है, इंडिया को ये कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर दी, उन्होंने और लोग भेजे गए। फाइनली 1496 के समथिंग, 1496 में किसने, बार्थेलिमियो ने खोज की केप ऑफ गुड होप। ठीक है, ये यहां से चला, इंडिया खोजने भेजा था, ये पहुंच गया, यहां आके फंस गया। लेकिन जब ये यहां पहुंच गया बार्थेलिमियो, तो इसने सुना कि यहां पर लोग इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं, खुश हो गया कि मतलब अब इंडिया के आसपास हो गए। तो इसी ने बोला, गुड होप का मतलब क्या होता है, अच्छी आशा, शुभ आशा। तो उन्होंने कहा उम्मीद अच्छी है कि अब पहुंच जाएंगे इंडिया। तो ये यहां से आके लौट आया, इसको कुछ सूझा नहीं। फाइनली 1498 में, 1498 डेट याद रखनी है हमेशा, एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछ ली जाती है, स्टेट पीछे जगह। 1498 में कौन, वास्को डी गामा। केप ऑफ गुड होप, पहले वो केप ऑफ गुड होप आया, और केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए समुद्र से यहां पहुंचा। कहां, कालीकट।
ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि वास्को डी गामा इंडिया में सबसे पहले कहाँ आया, कालीकट। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि ये समुद्र में ऑलरेडी भटक गया था, ये यहाँ कहीं पहुंच गया था इंडिया के करीब करीब, लेकिन फिर ये रास्ता भूल गया, कुछ भी रहा हो लेकिन ये भटक गया। इसको मिला एक मछुआरा अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद इसको समुद्र में मिला, वो मछली पकड़ने गया था और ये रास्ते में मिल गया। इन्हें पूछा कि भाई इंडिया कहाँ है, उन्होंने कहा इंडिया से हूँ, अपने साथ ही ले गया वो। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वास्को डी गामा की हेल्प किसने करी इंडिया को खोजने में, तो कौन था वो, अब्दुल मजीद था। अब्दुल मजीद इसको अपने साथ लेके कालीकट पहुंचा, क्यों अब्दुल मजीद कालीकट का था। ठीक है, वास्को डी गामा जब भारत पहुंचा, कालीकट में पहुंचा, उस समय कालीकट में कौन रूल करता था, एक हिंदू राजा था जिसका नाम था जमोरिन। उनने इनका स्वागत किया। इस तरह भारत की जो खोज थी इनकी लैंग्वेज में, यूरोपियंस की लैंग्वेज में, वो खोज कंप्लीट हुई। अब मैं तो उसे खोज नहीं मानता, मैं हंगर मानता हूं, क्योंकि ये सारे बेचैन होते थे कि ट्रेड रूट बंद हो गया था, डेस्परेटली इनको इंडिया की जरूरत थी। ठीक है, बाद में इन्होंने क्या था कि इंडिया को कॉलोनाइज कर लिया, इंडिया पे अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। तो क्या था, इन्होंने अपनी हिस्ट्री की, जो हमारी इंडियन हिस्ट्री थी, उन्होंने अपने हिसाब से लिखी कि नहीं हमने तो भारत की खोज करी थी। ठीक है, अरे इंडिया को आज से नहीं 8000 साल से लोग जानते हैं। ठीक है, इंडिया किसी को के इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है कि अब अंग्रेज आएंगे और हमारी खोज करके बताएंगे कि हाँ इंडिया नाम की चीज है। ठीक है, अगर तुमने खोज करी थी तो तुम 2500-3000 साल पहले समझे कॉटन खरीद के काहे ले जा रहे थे, क्यों हमारे मसालों पे जी रहे थे तुम, क्यों महंगा सामान की हीरे जवाहरात लेके जाने हैं अपने राजा के लिए या अपनी वाइफ के लिए। हाँ, तो इंडिया डजंट नीड योर इंट्रोडक्शन। तो इस तरह पहुंचा। तो हमने क्या समझा इस एक जर्नी से। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके और बहुत वैसे एनालिटिकल वे में पूछ लिया जाता है। तो हम जो यूरोपीय शक्तियां हैं इनके भारत आने का रीजन अगर हम पूछना चाहें तो पहला रीजन क्या था कि स्थल मार्ग पर किसका कब्जा, तुर्कों का कब्जा हो गया था। स्थल मार्ग पे तुर्कों का कब्जा हो गया, व्यापारी यहाँ का बौखला उठे, उन्होंने कहा खोजो खोजो भारत खोजो। ठीक है, दूसरा ये वही टाइम था जब यूरोप में क्या हुआ, रेनेसा पुनर्जागरण हो गया। ठीक है, पुनर्जागरण से क्या हुआ, लोगों के अंदर, लोग जो धार्मिक आडंबर में फंसे हुए थे उससे बाहर निकले, खोजें हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट खोज क्या हुई, कंपास जानते हैं क्या होता है, जब हम समुद्र में जाते हैं कि नाव वगैरह से यात्रा करते हैं ना, तो वहां पे कोई जीपीएस वगैरह काम नहीं करता। हाँ, अब तो टेक्नोलॉजी आ गई है ना, ऑफकोर्स जीपीएस काम करता है, लेकिन समुद्र में आज भी जब जीपीएस फेल हो जाता है तो आज भी कंपास के थ्रू ही हम डायरेक्शन फाइंड करते हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इस कंपास की खोज हो गई। ठीक है, तीसरा रीजन था यूरोप में पुनर्जागरण हुआ तो नए नए आइडिया आने लगे। पुनर्जागरण का मतलब क्या था कि पहले लोगों को चुप करा दिया जाता था कि तुम ऐसा बोल रहे हो, तुमको गॉड माफ नहीं करेगा। ठीक है, धर्म के नाम पे डराया जाता था, लोगों को बोलने से स्टॉप कर दिया जाता था। तो पुनर्जागरण में यही हुआ कि जो लोग धर्म के नाम पे चुप रह जाते थे ना, उन्हें बोलना शुरू कर दिया, और बोलना शुरू कर दिया तो आइडियोलॉजी आ गई। तो यूरोप में क्या हुआ, पूंजीवाद का हो गया। पूंजीवाद क्या था, पूंजीवाद एक विचारधारा थी जो बोलती थी कि देखो रिश्ते ना, इन शॉर्ट रिश्ते नाते से मोह माया है, पैसा कमाओ, पैसा तुम्हारा है। ठीक है, इट डजंट मीन क्या से पैसा कमा रहे हो तुम, पैसा आना चाहिए बस। तो वो पूंजीवाद सपोर्ट करता था इस चीज को कि बस द ओनली थिंग इज मैटर इज मनी, केवल पैसा मैटर करता है, कैसे आ रहा है, किसी का खून करके ला रहे हो, कैसे ला रहे हो, डजंट मैटर। तो पूंजीवाद का उदय हुआ। चौथा क्या था, अब भाई पुनर्जागरण हो गया,
लोगों को उन्होंने कहा कि अरे क्या हम राजा वाले के चक्कर में पड़े, ये तो लड़के पूरी वो बड़ा कर देंगे। उन्होंने राजा से डिमांड करी, भाई भूखे मर रहे हैं, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, बेसिक नीड कहाँ है, मसाले कहाँ है, कॉटन कहाँ है। तो पुनर्जागरण से लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो ये मेजर 2-4 रीजन थे, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे तुर्कों का स्थल मार्ग पर तुर्कों का कब्जा नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, ट्रेड चल रहा था, चाहे कंपास की खोज हो जाती, कुछ हो जाती। अगर ट्रेड रूट खुला होता तो इन लोगों को, यूरोपियन को कोई खाली फैटिस तो थी नहीं जो इतना लंबा रूट तय करके, मतलब यानी कितने 30-40 दिन लगते होंगे आने में यहाँ पे इनको, वो रूट तय करके आते। यहाँ से आते थे, अपना सामान पहले भी ले जाते थे। अब अंतर क्या हुआ, ये मैं पूरा आपको बिहाइंड द सीन बता रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ठीक है। फिर ना तो आपको डेट रखने की जरूरत पड़ेगी ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। और जिस तरह से आजकल एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है ना, उसने फैक्ट पूछना कर दिए बंद। वो सिर्फ आपसे एनालिटिक्स बिहाइंड द सीन समझना चाहता है, ठीक है। अब इस रूट से आ रहे हैं ये लोग, समुद्र से आ रहे हैं, ये रूट ब्लॉक है बिल्कुल। पहले क्या होता था कि भाई व्यापारी आया, अकेला सामान खरीदा और निकल लिया, ठीक है, हल्के हल्के रास्ते पहुंच जाता था। लेकिन अब व्यापारी आएगा तो 50 दिन तो आने में लगेंगे और 50 दिन व्यापार करेगा, 50 दिन जाने में लगेंगे। यानी कि पहले जहां 3 चक्कर मार रहा था ना वो भारत के जितने दिनों में, अब एक चक्कर भी सही से नहीं मार पा रहा, तो उतने दिनों में लौट ही पा रहा है जितने दिन में उसके 3 चक्कर होते थे। तो ये व्यापारी कहते हैं मिल गए, इनने गुट बना लिया। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, व्यापार करने चलते हैं और अपनी वहां पे गोडाउन टाइप का खोल देते हैं। भारत से सामान खरीदा, गोडाउन में, अपने गोडाउन में भारत में भर दिया, धीरे धीरे भेजते रहे और जो जितना पैसा लगाएगा उतना हिस्सा। तो जो ट्रेडर्स थे ना, पहले सिंगल ट्रेडर जाता था, अपना इंडिविजुअल ट्रेड कर रहे हैं। अब उन्होंने गुट बना लिया कि भाई 20-20 ट्रेडर इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा चलो भाई फैक्ट्री बना लेते हैं, माल आते रहेगा, सप्लाई भी नहीं रुकेगी और वहीं पे जमीन देख के वो खरीद लेंगे, ठीक है, और सारी चीजें स्मूथ चलने लगेगी। उन्होंने कहा अरे यार ठीक है चल तो लेंगे, साथ में चल लेंगे, फैक्ट्री भी बना लेंगे, जमीन भी खरीद लेंगे, लेकिन क्या गारंटी है फैक्ट्री को कोई लूटेगा नहीं। अरे जिस तरह यहाँ डकैत है, इंडिया में भी तो डकैत हो सकते हैं, इंडिया में भी तो चोर डकैत होंगे, इस फैक्ट्री में लूट सकते हैं। ठीक है थोड़ा परसेंटेज बढ़ाते हैं पैसे का और 1000 सैनिक भाड़े पे लेते हैं, भेज देते हैं। तो पहले जो ट्रेडर अकेला आता था ना, तो अब ट्रेडर्स का झुंड आ रहा था, 10-10 ट्रेडर एक साथ आ रहे थे और वो लेके आ रहे थे अपने साथ फौज, पूरे सैनिक लेके आ रहे थे अपने साथ, लालस्कर के साथ पूरा। तो ये चेंज हुआ ट्रेडिंग पैटर्न में कि इंडिविजुअल से ग्रुपिज्म हो गया और अनआर्म्ड ट्रेड से आर्म्ड ट्रेड हो गया। कि पहले बिना हथियार के ट्रेड था, क्या है ट्रेडर को क्या ही चाहिए, सामान लेगा बेचेगा, लेकिन भैया अब इनको अपने सामान की इनको रखवाली करने के लिए चलो सेना ले चलो, तो लेके आ गए। अब वो सेना लेके आना इतना, मतलब इनकी भीड़ इतनी बढ़ गई, उन्होंने कहा जो सेना अपनी फैक्ट्री की रखवाली के लिए लेके आए थे, अपनी गोडाउन की रखवाली के लेके आए थे, वो सेना इन्होंने लगा दी इंडिया के जो स्टेट थे उन पर अटैक करने में, उनको कब्जा लेने में, ठीक है। किसके बाद? आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री के जो मेन फिनोमिना है उनमें से एक माना जाता है यूरोपीय शक्तियों के भारत आगमन को, क्योंकि ये जो फौज लेके आए थे इन्होंने यूज करना शुरू कर दिया अपने पर्सनल बैंडेटाज में,
राजाओं को हराने में उन्होंने कहा कि अभी तो ट्रेड कर रहे हैं तो इतना पैसा है, मैंने इस एरिया भी कब्जा कर लिया, फिर तो सारा कुछ टैक्स हम डिसाइड करेंगे, जबरदस्ती जो कॉटन नहीं उगाता उससे भी कॉटन उगवाएंगे, जो नील नहीं उगाता उससे भी नील उगवाएंगे, ठीक है। लोग जिन लोगों के पास ज्यादा सोना चांदी उनसे छीन लेंगे, तो इनकी ग्रीड बढ़ गई। तो उसी जो पैटर्न था, जो नया पैटर्न था, उसी से शुरुआत हुई इंडिया के कॉलोनाइजेशन की, ठीक है। तो अब यूरोपीय शक्तियों का आगमन, तो आगमन का इनका क्रम जो था, आने का क्रम, तो सबसे पहले आए पुर्तगाली। आगमन, आने की बात कर रहा हूं मैं, 1498, ठीक है। पुर्तगाली के बाद कौन आए? डच, 1595, ठीक है। डच के बाद कौन आए? अंग्रेज, जिसको हम ब्रिटिश भी बोलते हैं, 1600। अंग्रेज आ गए 1600 में। उसके बाद डेनिश लोग आ गए 1616 में, 16 में। इसके बाद कौन आ गए? फ्रांसीसी आएंगे। फ्रांसीसी कब आएंगे? 1664 में। और सबसे लास्ट में कौन? स्वीडिश आएंगे 1731 में। ये आगमन का क्रम है। पर्सन आया था, पर्सन टू पर्सन। अब कंपनी कब कब पहुंचेगी, कंपनी कब कब इन्होंने एस्टेब्लिश करी है इंडिया में, तो उसका क्रम क्या है? पुर्तगाली, सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर उसके बाद तुम्हारी अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, थी सबकी ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद तुम्हारी डेनिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और उसके बाद तुम्हारी स्वीडिश की ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो इनको याद रखना है, आगमन का क्रम इनका क्या है? PDEF। डेनिश और स्वीडिश को भूल जाएगा क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, शॉर्ट स्पैन के लिए रहे थे। बाद में इनको ये क्या थे, जो डेनिश लोग थे इनकी कोठियां खरीद ली थी, और ये क्या था कि इनका व्यापार पे कम, लोगों को कन्वर्ट करने पे ज्यादा ध्यान रहता था। तो ये जो क्या कहते हैं, ट्रेड करने आए, जो ट्रेड करने आए फिर तो वही जीतेगा ना, तुम तो अपना कन्वर्ट ही कर लो लोगों को। तो आने का क्रम पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, ठीक है। और कंपनी कब कब बनी? पुर्तगाली, इंग्लिश, डच, फ्रेंच, ठीक है। ये शॉर्ट में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, अब हम इसको एलिब्रेटली डिस्कस करेंगे। तो ये इनके आने का क्रम और ये इनकी कंपनी एस्टेब्लिशमेंट का क्रम। तो अब हम इनके आने के क्रम में इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली लोग हम बताया मैंने आपको कि शुरुआत होती है 1498 से, ठीक है। वास्को डी गामा, ये टाइमलाइन आप नोट करते चलो, नोट्स में आपको मिलेगी, लेकिन अगर आप ऐसे करके नोट करते चलोगे ना तो आपको चीजें एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1498 में वास्को डी गामा साहब आ गए इंडिया, और इंडिया के किस जगह पे पहुंचे वो? कालीकट। कालीकट कहाँ है? कालीकट आजकल के कालीकट किधर है? केरल में है, ठीक है। कालीकट पहुंचे, भटक गए थे ये साहब, लेकिन इनकी मदद करी किसने? अब्दुल मजीद ने। एक मछुआरा था, मछली पकड़ रहा था, ये भटके हुए गए थे, मिल गया रास्ते में, इनको लेके आ गया इंडिया, ठीक है। जब ये इंडिया पहुंचे और पता चला कि भाई बहुत दिनों बाद ऑलमोस्ट बहुत दिनों बाद, क्योंकि तुर्कों ने आक्रमण करके
उस एरिया को कर दिया था डिस्कनेक्ट, तो कोई यूरोपीय पहुंच ही नहीं पा रहा था ना। तो बहुत दिनों बाद कोई फॉरेनर जब इंडिया पहुंचा और वहां के हिंदू शासक को पता लगा कि भाई कि कोई फॉरेनर आया, तो भाई हमारी तो परंपरा भाई है अतिथि देवो भव। तो कालीकट का जो उस एरिया का राजा था ना जमोरिन, वो खुद रिसीव करने आया था वास्को डी गामा को। ठीक है, बहुत सारे उपहार दिए और बहुत सारी ट्रेड करने की छूट दी। उसके बाद जब वास्को डी गामा सामान अपना खरीद के वहां पहुंचा है ना, लोगों की आंखें चौंध आ गई, क्योंकि उन्होंने ऑलमोस्ट 100-150 साल बाद देखा है कि भाई इंडिया का सामान होता कैसा है, इतना सस्ता, इतना ज्यादा और इतना पैसा कमा के है। तो इस तरह पुर्तगालियों के आगमन की शुरुआत हुई। वास्को डी गामा बहुत सारा पैसा कमा के वापस पुर्तगाल पहुंचा। उसने बताया कि देखो ऐसी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी तुम्हारी आई। कब आई? ऑलमोस्ट नॉट डेट, कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, 1503 या 1505 के बीच में कभी भी आई है। ठीक है, इसी पुर्तगाली इंडिया PEIC लिख देते हैं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो फ्रांसिस डी अल्मेड़ा गवर्नर बन के आया पुर्तगाली पहला। अरे ऐसे थोड़े ना भेज दिया जाएगा। कोई जो ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना ग्रुप बनाया हुआ था। उन्होंने एक आदमी को बोला कि भाई तुम हेड करोगे, ये जो सेना और छोटे छोटे ट्रेडर्स तुम लेके जा रहे हो ना, इनके मालिक तुम हो, गोडाउन की रखवाली तुम करोगे। ठीक है, इनके खाने पीने का ध्यान तुम रखोगे। तो इस तरह का तो फ्रांसिस डी अल्मेड़ा गवर्नर बन के 1505 में पहुंचा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा, फ्रांसिस डी अल्मेड़ा। ठीक है, हम दो ही गवर्नर्स पढ़ेंगे पुर्तगाली। ठीक है, और ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी बताएंगे। फ्रांसिस डी अल्मेड़ा की अचीवमेंट क्या है कि एक तो पहले पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, दूसरा क्या था, इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। एसएससी में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई? ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी? जब ये फ्रांसिस डी अल्मेड़ा ये आया यहाँ पे, तो अब ट्रेड करने आया है। अब एक मार्केट में तुम गए जहां तुम अकेले खरीदार हो, तो तुमको दुकान वाले अपने यहाँ बुलाएंगे कि भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हम सस्ता देंगे, हम सस्ता देंगे। अब मान लो उसी मार्केट में 100 खरीदार चले जाए, तो तुम्हारी कोई औकात रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, नहीं रह जाएगी। तो इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब इनका क्या था कि कब्जा कर लो इस एरिया पे, समुद्र पे, यहां पे लगा दो नेगी, जो आए मार के भगाओ उसको। इंडिया में पहुंचने मत दो किसी को, इंडिया से करेंगे हम ट्रेड केवल। तो ये थी इनकी ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहे। 1508 और 1509 के समथिंग ये यहां से चले जाते हैं। इसके बाद पुर्तगाल का जो गवर्नर बन के आता है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसका नाम होता है अबूकर। बहुत तेज तरह गवर्नर। ठीक है, ये पता नहीं क्यों इसको हिस्ट्री में इतना नहीं डिस्कस किया जाता, लेकिन सबसे पहला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो इसने किया था 1510 में। ठीक है, कहा बीजापुर की आदिल शाही से, बीजापुर की जो आदिल शाही थी ना, आदिल शाही मतलब आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, आदिल शाही से गोवा छीन लिया, गोवा पे कब्जा कर दिया, पूरे गोवा पे। ठीक है, तो अगर एक ऑनेस्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो सबसे पहला पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो अबूकर ने किया था, जब गोवा को छीना था, मतलब एक एरिया एनेक्स कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहां खोली? कोचीन में खोली। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तंबाकू और प्रिंटिंग प्रेस,
तम्बाकू और प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लेके आई है कौन? पुर्तगाली। ठीक है, तो कभी कभी एक ही में पूछ लिया जाता है, कभी कभी डिफरेंट तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि तम्बाकू को इंट्रोड्यूस किसने किया? तो पुर्तगालियों ने। प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस किसने किया? पुर्तगालियों ने। तो ये पुर्तगालियों की थी। और फाइनली ये 1961 तक हमारे इंडिया में रहे। ठीक है, इंडिया में बाद में इनको गोवा से खदेड़ा गया इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, अंग्रेजों से ज्यादा राज किया उन्होंने। अंग्रेजों पहले आ गए थे।